यहाँ पहाड़ों में कहां पर कितने लोग रहेंगे, ये प्रकृति ने निर्धारित किया और इसका आधार था पानी और जमीन की अवेलेबिलिटी। इसकी वजह से लोग यहाँ पहाड़ों में एक दूसरे से काफी दूरी पर बसे। इनका आपस में संपर्क कभी कभार मेलों में या फिर सामाजिक उत्सवों में होता था। तो यहाँ पर एक बड़े रिलैक्स जो लाइफ स्टाइल है उसको यहाँ पे जन्म दिया प्रकृति ने और यहाँ के लोग काफी खुशहाल थे। परंतु बाहर से अगर देखें, क्योंकि दूर दूर रहने की वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी उस तरह नहीं थी जैसे देश के और भागों में। जहाँ स्कूल दूर थे, हॉस्पिटल दूर थे, मैटरनिटी रिलीफ सेंटर्स दूर थे, सड़कें कम थी, कई जगह पैदल चलना पड़ता था, कई जगह बिजली नहीं थी, टैप वाटर नहीं था। तो अगर हम आज के जो विकास का मापदंड है, जिसमें हम कह रहे हैं कि लोग कितनी ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, मैटरनिटी रिलीफ सेंटर कितनी दूर है, हेल्थ के लिए कितनी सुविधाएं हैं, सड़क से कितनी दूरी पे हैं, उस लिहाज से पहाड़ काफी बैकवर्ड नजर आया। फिर हमारा ये जो फिल्मी दुनिया है उसने भी पहाड़ की बैकवर्डनेस को तड़का बना के प्रस्तुत किया। यहाँ के लोगों को कभी चौकीदार, तो कभी ड्राइवर, तो कभी हाउस होल्ड हेल्प के रूप में दर्शाया गया और इनके भोलेपन को लेके इस तरह से कुछ प्रसंग गढ़े गए कि इनको एकदम कॉमिक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो अंदर से भी और बाहर से भी यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी लगा कि हमारा विकास होना चाहिए, और बाहर से जो लोग हिमालय को देख रहे थे उन्हें भी लगा कि ये रीजन बड़ा बैकवर्ड है, इसकी विकास के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो शुरू हो गई यहाँ पहाड़ों में विकास की यात्रा। हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ और उसके आज हम किस तरह के परिणाम देख रहे हैं। जैसा कि हमने बात की, पहाड़ों में कहां पर लोग बसेंगे, कहां पे नहीं बसेंगे, ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित हो। कितना पानी है, कितनी जमीन है, उसके आधार पे प्रकृति ने निर्धारित किया कि यहाँ जनसंख्या का प्रारूप किस तरह का होगा, जनसंख्या का घनत्व किस तरह का होगा। परंतु समय के साथ यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पे प्रकृति ने पानी और जमीन की उपलब्धता के आधार पे विकास का प्रारूप तय किया। जैसा कि हमने देखा किसी भी वाटरशेड में एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन जो है वही एकमात्र स्रोत है पानी का। अब एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन में जितनी बारिश होनी है उतनी होगी, उसमें हम कुछ फेर बदल कर सकने की स्थिति में नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो हमें कहीं दूसरी जगह से पानी लाना है। तो सबसे सरल तरीका था कि कहीं ऊंची जगह पे पानी टैप किया जाए, उसको ग्रेविटी के थ्रू जहां पे जरूरत है वहां तक सप्लाई किया जाए। कई जगह पंप करके भी पानी दिया गया, परंतु ज्यादातर स्थितियों में जहां पानी टैप किया गया उसके टैप करने के हाइड्रोलॉजिकल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इकोलॉजिकल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस पे हमने ज्यादातर ध्यान नहीं दिया। उस पे ध्यान दिए बगैर हमने पानी इंडिस्क्रिमिनेटली टैप करना शुरू किया, जिससे सबसे पहले ये हुआ कि जहां हम पानी टैप कर रहे थे उस वाटरशेड की हाइड्रोलॉजी गड़बड़ हो गई। उसके नीचे जो स्रोत थे वो सूखने लगे, वहां जो नीचे लोग रह रहे थे उनको पानी की कमी होने लगी, खेती के लिए, पीने के लिए, अन्य कार्यों के लिए। उसी के साथ जहां से हम टैप करके दूसरी जगह दे रहे थे, यहाँ पर जो जमीन थी इतने पानी को जज्ब करने के लिए उसमें क्षमता नहीं थी, इतने पानी को ऑब्जर्व करके और सेफ डिस्पोजल की उसमें क्षमता नहीं थी। जैसा कि हमने देखा ज्यादातर स्थितियों में हमारे जो लोग थे वो पुराने लैंडस्लाइड के पास रह रहे थे। समय बीतने के साथ उन्होंने लैंडस्लाइड के ऊपर बसना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये लैंडस्लाइड का मलबा था बहुत ज्यादा पोरस था। ये एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन को या हाउस होल्ड जो वेस्ट वाटर है उसको एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता था, और इसी वजह से यहाँ पहाड़ों में ज्यादातर स्थितियों में ड्रेनेज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
परंतु अब पानी बाहर से आ रहा था, ज्यादा मात्रा में आ रहा था, तो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर भी बहुत ज्यादा निकल रहा था, जिसकी वजह से जो ये लैंडस्लाइड का मलबा है, इसमें जो पाइपिंग ऑफ फाइन्स है वो तेज होने लगी। जो छोटे कण थे वो सिल्ट हो सकती है, सैंड हो सकती है, जो फाइनर मटेरियल था वो पानी के साथ नीचे जाने लगा, जिसकी वजह से कई जगहों पे ग्राउंड सबसिडेंस की स्थिति आ गई, कई जगहों पे लैंडस्लाइड प्रोन हो गया क्योंकि प्रो वाटर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा था, यहाँ पे ग्राउंड में असंतुलन आ गया। उसी के साथ जहां हमने टैप वाटर देना शुरू किया, तो जो हमारे परंपरागत स्रोत थे उनका महत्व तो हमारे लिए केवल रिलीजियस पर्पसेस के लिए रह गया। शादी ब्याह है, उसमें केवल हमें पानी के स्रोत की याद आती थी, उसके अलावा हमारे जो रिश्ते पानी के स्रोत के साथ थे और उसके रिचार्ज जोन के साथ थे, हम परंपरागत रूप से रिचार्ज जोन का और पानी के स्रोतों का मिलजुल कर ख्याल रखा करते थे। ये रिश्ते टूटने लगे और धीरे धीरे कई जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस थे वो सूखने लगे, खत्म होने लगे, कई जगह हम उनको इंक्रोच भी कर दिए। और साथ ही पानी के जो परंपरागत स्रोत थे, यहाँ पर लोग साथ में मिलकर पानी भरने जाते थे। गांव की ज्यादातर महिलाएं एक साथ जाया करती थी, जब तक अंतिम व्यक्ति पानी नहीं भर लेता तब तक वहीं पे बैठते थे, साथ में वापस आते थे, तो आपस में बातचीत होती थी, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, किसके घर में सुख है, किसके घर में दुख है, किसको मदद की जरूरत है। वो सब सामाजिक जो आपसी पानी से जुड़ा हुआ जो समाज था वो धीरे धीरे टूटने लगा। समाज में एक दूसरे को जानने की प्रवृत्ति खत्म होने लगी, समाज में विघटन आने लगा। उसी के साथ जहां से हमने पानी टैप किया था ऊंचे स्थान पे, उसके नीचे वाला जो वाटरशेड था वहां लोग पानी की किल्लत महसूस करने लगे, तो इनको पानी देने के लिए हमने कहीं तीसरी जगह से पानी टैप किया। और इस मकड़जाल में हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते गए, हमने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि हम असल में कर क्या रहे हैं। हम पूरे जो हिमालय है इसकी हाइड्रोलॉजी हमने डिस्टर्ब कर दी है। कहीं पानी कम हो गया है वाटरशेड में, कहीं बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसको डिस्पोज करने में परेशानी महसूस हो रही। तो आज के समय जरूरी है कि जो भी हमारा वेस्ट वाटर है या एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन है, उसको हम सेफ डिस्पोजल की बात करें। उसी के साथ हमने बात की थी कि पहाड़ों में जगह की कमी थी, विशेष रूप से खेती लायक जो जमीन थी वो सीमित थी। लैंडस्लाइड के ऊपर हमने जो सीढ़ीदार खेत बनाए थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे। जब एक लिमिट से ज्यादा लोग हो जाते थे तो उस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पे चले जाते थे। परंतु जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो जो हमारे परंपरागत घर थे, 1 मंजिला 2 मंजिला, वैसे बनने को यहाँ 4-5 मंजिले भवन भी बनते थे, परंतु ज्यादातर 1-2 मंजिला थे, जिसमें इतने लोगों का रहना संभव नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर बिना बियरिंग कैपेसिटी का ध्यान दिए मल्टी-स्टोरी घर बनाने की परंपरा शुरू हो गई। और कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझकर जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है या सीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन है उसको प्रमोट किया गया। विशेष रूप से 1991 का भूकंप है, 1999 का भूकंप है, उसमें ज्यादातर क्योंकि भवन यहाँ उस समय ज्यादातर परंपरागत थे, तो जो नुकसान ज्यादा हुआ वो परंपरागत घरों को। उस समय बिना इस बात का ध्यान दिए कि जो घर क्षतिग्रस्त हुए उनकी वल्नरेबिलिटी स्टेटस क्या था, इस पर ध्यान दिए बिना एक जनरल नैरेटिव हमने सामने रखा कि परंपरागत घर जो है वो भूकंप सुरक्षित नहीं है, और हमने प्रमोट किया ज्यादातर स्थितियों में सीमेंट, सरिया और ईंट से बनने वाले घरों को। और उसी के लिए हमने कई बार मैसन ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की, मैसन्स को कुछ छोटे स्केल में 4-5 दिन की ट्रेनिंग्स करी, किस तरह से इन सब का घर बनाया जाए, इन सब का उपयोग किया जाए। परंतु अगर हम देखें तो मैसन्स की वास्तव में ये 4-5 दिन की ट्रेनिंग से कुछ होने वाला था नहीं। जब बिल्डिंग मटेरियल बदला उसके साथ हमने कहीं पर टेक्नोलॉजी या स्किल अपग्रेडेशन का काम संस्थागत रूप से नहीं किया, तो कल तक जो मिस्त्री पत्थर के घर बना रहा था वो सीमेंट सरिया का काम करने लगा, ईंट के घर बनाने लगा। इसकी वजह से समय बीतने के साथ हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ती थी। उसी के साथ हम बहुमंजिला घर बनाने के लिए, क्योंकि पहाड़ में बीम कॉलम को हमने ये समझ लिया कि बीम कॉलम का बना हुआ घर चाहे हम कैसे बना दें वो खड़ा रहेगा, तो पहाड़ में कई बार आप देखेंगे कि एक नीचे से बीम कॉलम का मकड़ जाल सा बना के हम रोड लेवल तक ले आते हैं, और रोड लेवल से नीचे कई बार वो 3-4 मंजिला रहता है।
और रोड लेवल से हम गिनना शुरू करते हैं कि ये हमारा रोड लेवल पे ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसके बाद हम ऊपर 2-3 फ्लोर और बना लेते हैं। और यहाँ पर बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है उसका हमने ध्यान नहीं दिया। और सरकार को अगर देखें, सरकार ने भी ये मान लिया कि पहाड़ में कहीं पर भी एक से घर बनाए जा सकते हैं। जो बिल्डिंग बायलॉज है, 1000 मीटर से ऊपर आप कहीं भी पहाड़ में 12 मीटर तक का घर बना सकते हैं, कुछ स्थानों को छोड़ के। तो साइट स्पेसिफिक बिल्डिंग बायलॉज नहीं थे। और उसी के साथ जो सीमेंट, सरिया या ईंट के घर बने, पहल उन लोगों ने बनाए जो बाहर से नौकरी करके वापस आए या जिनके पास पैसा था। तो जो सीमेंट के बने हुए घर थे उनके साथ सामाजिक निष्ठा को जोड़ के देख लिया लोगों ने। और जिसके पास पैसा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है नया घर बनाने के लिए, उसने ऊपर से पटाल हटाए और ऊपर एक स्लैब डाल दिया। और कई बार ऐसा हुआ, विशेष रूप से जो 1991 का उत्तरकाशी अर्थक्वेक था, उसमें विभिन्न कारणों से मनेरी के आसपास के जो गांव थे वहां पर लोगों ने अपने पुराने परंपरागत घरों से पटाल हटाकर उसके ऊपर स्लैब डाल दिया। और उनकी जो दीवारें थी, स्लैब का बोझ उठाने लायक नहीं थी। भूकंप में दीवारें ही तो पूरा का पूरा स्लैब नीचे आया, जिसकी वजह से मानव क्षति बहुत ज्यादा। और इसके साथ हमारा ये नैरेटिव भी बहुत ज्यादा सशक्त होता गया कि जो परंपरागत घर है वो भूकंप सुरक्षित नहीं है। विभिन्न कारणों से हमने पहाड़ों में जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल है उस पे रोक लग गई। बेसिकली एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उनको लेके माइनिंग नहीं कर सकते थे पत्थर की, लकड़ी पे बैन था, फेलिंग नहीं कर सकते थे। हकूक के लिए कुछ लकड़ी मिल जाती थी, परंतु नए घर बनाने के लिए वो पर्याप्त नहीं थी। ज्यादातर बिल्डिंग मटेरियल बाहर से आ रहा था, तो सड़क के किनारे घर बनाना अपेक्षाकृत सस्ता था। तो जो लोग ऊपर, क्योंकि हमने कहा पहले लोग खेतों के ऊपर नहीं बसते थे, ऊंचे स्थानों पे, स्थिर स्थानों पे बसते थे। समय के साथ लोगों ने खेती वाली जमीन के ऊपर बसना शुरू किया और रोड भी नीचे नदी के साथ साथ आई। और सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो रोड के आसपास सिमट कर रह गई। तो आदमी की मजबूरी हो गई कि ऊपर का जो अच्छा भला स्थिर स्थान है उसे छोड़ के नीचे खेतों के पास, सड़क के पास है। और वैसे क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल सारा का सारा बाहर से आ रहा था, सड़क के पास घर बनाना सस्ता और सुविधाजनक था। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी थी, तो सारी की सारी पॉपुलेशन हमारी रोड के आसपास, जो कि असुरक्षित इलाका था, खेती वाला इलाका था, जहाँ पे परंपरागत रूप से लोग बसते नहीं थे, वहां पर बसने लगे। हमारी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। और समय बीतने के साथ आप देखेंगे ये वल्नरेबिलिटी विभिन्न कारणों से, एक तो हम कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं और गलत जगह पे बस रहे हैं, तो ये वल्नरेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। और पहाड़ की अगर हम बैकवर्डनेस की बात करें तो उसमें कनेक्टिविटी का मेजर रोल रहा। यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो यहाँ रोड बनाने की होड़ सी लगी और साथ ही जो पुरानी बनी हुई रोडें थी उनको चौड़ा करवाया गया। अब नई रोड की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर रोड बनने में करीब करीब 18,000 क्यूबिक मीटर मलबा निकलता है, करीब करीब औसतन 50 पेड़ काटे जाते हैं। और यहाँ उत्तराखंड में हर साल 800 से 1000 किलोमीटर नई रोड बन रही है। 1.5 से 2 करोड़ घन मीटर मलबा हमारा हर साल निकल रहा है। 40 से 50,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। हम बहुत ईमानदारी से काम करें, बहुत ज्यादा सावधानी से काम करें, तब भी ये जो मलबा निकल रहा है 1.5 से 2 करोड़ घन मीटर, इसमें से आधे से ज्यादा नीचे ढाल पे निस्तारित हो जाता है। और अंततः ये मलबा जो है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि ये जो लूज मटेरियल है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे, सबसे निचले स्टेट पे जाएगा, तो ये नदी पे जाता है। नदी से होते हुए हमारे जितने जलाशय, जो हमारे डैम्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, वहां तक पहुंचता है और इनकी प्रोडक्टिव लाइफ को कम करता है। और इसी के साथ इस मलबे की वजह से कई स्थानों पे, क्योंकि डैम्स बनने की वजह से हमारी जो रिवर्स हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो कई जगह जो नदी का तल है वो ऊपर उठ रहा है, जिसे रिवर बेड एग्रेडेशन कहते हैं। उत्तरकाशी में ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसी के साथ जो पुरानी सड़कें थी उनका हमने चौड़ीकरण शुरू किया काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि रोड बने हुए 30, 40, 50 साल हो चुके थे, तो इनके जो स्लोप से बहुत स्थिर हो गए थे, एंगल ऑफ रिपोज आ गया। एक बार फिर से हमने उस एंगल को डिस्टर्ब कर दिया।
तो यहाँ लैंडस्लाइड की जो आवृत्ति है रोड के आसपास, वो अचानक से बढ़ गई है। हम देख रहे हैं बोल्डर गिरने की घटनाएं और दूसरी घटनाएं बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ गई। उसी के साथ यहाँ पहाड़ों में हर घर तक रोड ले जाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत होगी कि पहाड़ में हम किस तरह का विकास करें, कहाँ तक रोड ले जाएं, किस गांव किस घर को हम रोड से कनेक्टेड माने। अगर पहाड़ में रहना है तो कुछ ना कुछ तो हमको करना हो। और यहाँ पहाड़ में विशेष रूप से जो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत रोड बनी, वहां पे आप देखेंगे कि कई बार सालों तक उस पे वाहन नहीं चलता है। कभी कोई शादी ब्याह हो गई या कभी कोई इमरजेंसी हो गई, तब वहां वाहन पहुंचता है, वरना रेगुलर उन सड़कों पे कोई वाहन नहीं चल रहा है। तो क्या इस तरह की रोड बनाने की जरूरत है? क्या इस तरह की विकास की हमें जरूरत है? क्या सच में हमें इतनी चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है? आप सुदूर पहाड़ में रहते हैं, क्या आपको जल्दी रहती है? क्या आप केवल 2 घंटे में अपने घर तक पहुंच जाना चाहते हैं? हमें सोचने की जरूरत। आज यहाँ जो लोग रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके लिए एक यक्ष प्रश्न है कि हम किस तरह का विकास यहाँ चाह रहे हैं। क्या हमें सचमुच बहुत चौड़ी सड़कें चाहिए? क्या हमें सचमुच बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी चाहिए, एक ही जगह पे हम बहुत ज्यादा लोग बस जाएं, ऐसा विकास चाहिए? या हम छोटे छोटे हेलमेट चाहिए जहां पर कुछ कुछ आबादी हो, एक दूसरे से दूर हो, वो संतुलित रहे? तो ये हमें विचार करने की जरूरत है। और इस चैनल में बताई गई बातें, की गई चर्चा अगर आपको अच्छी लग रही तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस विषय पे अगर आपके कोई और विचार हो, सुझाव हो, तो हमें कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाले जो चर्चा है उसको हम और अधिक सार्थक बना पाए, आपके विचारों को भी उसमें समावेशित कर पाए।